हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव। आज हम यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए एक अति महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। यह क्लास यूजीसी नेट के यूनिट 1 से संबंधित है, जो अति महत्वपूर्ण है। यूनिट 1 में हिंदी भाषा और उसका विकास दिया हुआ है। आज हम उसी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं भाषा की विशेषताएं। भाषा की क्या क्या विशेषताएं उसे हम डिटेल से देखते हैं। भाषा की विशेषता: पहला, भाषा सामाजिक संपत्ति है। दूसरा, भाषा अर्जित संपत्ति है। तीसरा, भाषा परिवर्तनशील है। चौथा, भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। पांचवा है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। छठा, भाषा परंपरागत वस्तु है। सातवां, प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। अब हम भाषा और भाषा के विकास के प्रमुख चरण को देखते हैं। पहला आंगिक, दूसरा वाचिक, तीसरा लिखित और चौथा आंतरिक। अब हम विश्व की भाषाओं की संख्या को लेकर विद्वानों में मतभेद है। समानतः इनकी संख्या 2796 से 3000 के बीच मानी जाती है। अब हम भाषा को दो प्रकार के वर्गीकरण कर देखते हैं। पहला, वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं। पहला हम देखते हैं वाक्य रचना एवं रूप रचना को आधार मानकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे आकृतिमूलक वर्गीकरण कहते हैं। अब हम देखते हैं भाषा। भाषा को सबसे पहले दो खंड में बांटा गया है, योग्यात्मक भाषा और अयोग्यात्मक भाषा। योग्यात्मक भाषा को 3 खंड में बांटा गया है, असलिष्ट भाषा, सलिष्ट भाषा और प्रसलिष्ट भाषा। अब हम दूसरा देखते हैं, भाषा के इतिहास को आधार बनाकर रचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों को ध्यान में रखकर जो वर्गीकरण किया जाता है उसे पारिवारिक या वंश अनुक्रमिक वर्गीकरण कहते हैं। समानता: 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है, जिसे यूरेशियाई भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत सर्वाधिक 10 भाषा परिवार आते हैं। भारतीय भाषा परिवार को ध्वनि के आधार पर सप्तम और केतुम 2 वर्गों में बांटा जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं का 3 चरण है। पहला, प्राचीन आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। प्राचीन आर्य भाषा के अंतर्गत 2 खंड होते हैं। पहला, वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व और दूसरा लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। दूसरा देखते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। अब इसे 2 खंड में बांटते हैं, इसे हम 3 खंड में बांटते हैं। पाली, जिसे प्रथम प्राकृत कहते हैं, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी। प्राकृत, जिसे द्वितीय प्राकृत कहते हैं, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत कहते हैं, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब हम तीसरा खंड देखते हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। इसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक। अब चलिए हम विस्तार से इसे देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं के प्रमुख तथ्य: पहला, पाली में त्रिपिटक ग्रंथों बौद्धों की रचना हुई है। दूसरा, पाली भाषा की प्रथम देश भाषा है। तीसरा, पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध है। पहला, कचायन व्याकरण, दूसरा मोगलान व्याकरण और तीसरा सदनीति व्याकरण। चौथा पॉइंट को हम देखते हैं। कचायन के अनुसार पाली भाषा में 41 ध्वनियाँ हैं, जिसमें 8 स्वर 33 व्यंजन। पाँचवा, प्राकृत में विसर्ग युक्त आक्रांत शब्द विसर्गहीन औक्रांत शब्दों में प्रयुक्त होने लगे। वीर को हम वीरो लिखते हैं। छठा पॉइंट को देखते हैं। प्राकृत में अंतोष्य की जगह जा
प्रयुक्त होने लगा, यस की जगह जैसे। 7वां पॉइंट है प्राकृत में क्षति पूरक दीर्घीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई, मृत्यु मिच्यू मेचे। 8वां पॉइंट है हेमचंद्र कुमार पाल चरित्र के रचयिता है को प्राकृत का पन्नी कहा जाता है। 9वां पॉइंट को देखते हैं अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। 10वां पॉइंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश का उल्लेख पहले पल्लवी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुसेन को संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। अब हम अपभ्रंश भाषा को देखते हैं। अपभ्रंश यह भाषा मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अभिरुक्ति आदि नामों से भी जाना जाता है। धनपाल की रचना भविष्यत्य कहा अपभ्रंश का प्रथम काव्य है। अब हम अवहट भाषा के बारे में देखते हैं। अवहट अपभ्रंश का अगला चरण है। इसका प्रयोग साहित्य में 14वीं सदी तक होता रहा। विद्यापति ने अपने ग्रंथ कीर्तिलता को अवहट कहा है। अब हम देखते हैं पुरानी हिंदी भाषा। परवर्ती अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी भाषा कहा जाता है। नाथों और जोगियों की वाणी में आरंभिक हिंदी का निखरा हुआ रूप दिखाई पड़ता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु को हम देखते हैं। अवहट भाषा का समय 900 से 1100 ईस्वी माना जाता है। अवहट भाषा अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। सुनीति कुमार चटर्जी का यह कथन है। शुद्ध खड़ी बोली के प्रारंभिक नमूने खुसरो की शायरी में प्राप्त होते हैं। अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग वर्ण रत्नाकर में मिलता है। यह वर्ण रत्नाकर का लेखक है ज्योतिश्वर ठाकुर। अब हम आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम हर्नले ने 1880 में आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण 4 भागों में किया है। पहला है पूर्वी गौड़ियन, दूसरा पश्चिमी गौड़ियन, तीसरा उत्तरी गौड़ियन, चौथा दक्षिणी गौड़ियन। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण। ओदिच भाषा के अंतर्गत सिंधी, लहंदा, पंजाबी आता है। प्रातिच्य भाषा के अंतर्गत गुजराती भाषा आता है। मध्य देशी भाषा के अंतर्गत राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी आता है। प्राच्य भाषा के अंतर्गत उड़िया, असमिया, बंगला आता है। दक्षिणात्य भाषा के अंतर्गत मराठी आता है। अब हम देखते हैं प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं की विशेषता। पहला, गुजराती लिपि में शिरोरेखा नहीं होता है। दूसरा, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है। तीसरा, सिंधी की लिपि लंडा है लेकिन यह फारसी और गुरुमुखी में लिखी जाती है। चौथा, हरदेव बहारी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण हिंदी वर्ग और हिंदीतर वर्ग में किया है। अब हम देखते हैं हिंदी का भौगोलिक विस्तार। हिंदी भाषा का वर्गीकरण 5 उपभाषा में किया जाता है। पहला है राजस्थानी हिंदी भाषा। राजस्थानी हिंदी भाषा के अंतर्गत जो बोलियां आते हैं उसे देखते हैं। मरवाड़ी उपभाषा, मालवी उपभाषा, मेवाती उपभाषा, जयपुरी या ढूंढानी उपभाषा। अब हम पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत उपभाषा को देखते हैं। ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, दखनी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी, गढ़वाली आता है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आता है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही, मैथिली आता है। अब हम देखते हैं ओकार बहुला भाषा। कौन सी भाषा में ओकार का प्रयोग होता है उसे देखते हैं। ब्रज भाषा और बुंदेली में ओकार का प्रयोग होता है। ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मरवाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली और मालवी, इन सभी में ओकार की बहुलता है। अब हम आकार बहुलता को देखते हैं। कोरवी और दक्षिणी उपभाषा में आकार की बहुलता होती है। हिंदी की प्रमुख उपभाषा या बोलियों की विशेषता देखते हैं।
पुरानी मारवाड़ी को डिंगल कहा जाता है। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली भोजपुरी है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अवध को कोसली और बेसवाड़ी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी बोली के अन्य नाम लरिया या खलटाही है। पश्चिमी हिंदी हिंदी भाषा का सबसे बड़ा उपवर्ग है। ब्रज भाषा का आरंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल नाम से भी मिलता है। खड़ी बोली का अन्य नाम है कोरवी। ग्रियर्सन ने हरियाणवी को बांगरू कहा है। खड़ी बोली का केंद्र मेरठ है। दिल्ली, देहरादून, अंबाला और हिमाचल के कुछ भागों में बोली जाती है। ब्रज भाषा मूलतः मथुरा, वृंदावन, आगरा के साथ साथ हरियाणा के पलवल, होडल में भी बोली जाती है। अवधी, अयोध्या, लखनऊ, गोंडा, सीतापुर, सुल्तानपुर, रायबरेली के साथ साथ फिजी, त्रिनिदाद जैसे देशों में भी बोली जाती है। अब हम देखते हैं शौरसेनी अपभ्रंश का 3 खंड हुआ है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब हम देखते हैं अर्धमगधी अपभ्रंश। पूर्वी हिंदी अर्धमगधी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली आ जाता है। अब हम देखते हैं मगधी अपभ्रंश के अंतर्गत बिहारी हिंदी आते हैं और बिहारी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली बोली आता है। अब हम देखते हैं अवधी का प्राचीन साहित्य बड़ा संपन्न है। गोविंद तुलसीदास, सॉरी गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस, लालदास कृत अवध विलास, नरोत्तम दास कृत सुदामाचरित कुछ प्रमुख ग्रंथ है। ब्रजभाषा विक्रम की 13वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक का भारत के मध्य देश की मुख्य साहित्यिक भाषा थी। ब्रजभाषा में ही प्रारंभ में हिंदी कवि की रचना हुई। सूर्यदास कृत सुरसागर, तुलसीदास कृत गीतावली एवं विनय पत्रिका, बिहारी लाल कृत बिहारी सतसाई कुछ प्रमुख ग्रंथ हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य खड़ी बोली का ही साहित्य है, जिसके लिए देवनागरी लिपि का साधारणतः व्यवहार किया जाता है। खड़ी बोली में रचना करने वालों में प्रथम अमीर खुसरो को माना जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का महाकवि माना जाता है। हिंदी भाषा की ध्वनि व्यवस्था। कामदा प्रसाद गुरु ने वर्णों की संख्या 44 मानी है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन 25, अंतस व्यंजन 4, औष्म व्यंजन 4। जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से होता है उसे हम स्वर कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद माने जाते हैं। पहला मूल स्वर और दूसरा संधि स्वर। मूल स्वर वे स्वर जिनकी उत्पत्ति बिना किसी दूसरे की स्वर की होती है। आ, ई, उ, रे या मूल स्वर है। संधि स्वर मूल स्वरों के मेल से बनने वाले स्वर को संधि स्वर कहते हैं। बड़ा या, बड़ाई, ए। संधि स्वर के 2 भेद हैं, दीर्घ स्वर एवं संयुक्त स्वर। संधि स्वर के 2 भेद दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर हो गया। उच्चारण के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, लघु, गुरु। सभी मूल स्वर लघु स्वर हैं, सभी संधि स्वर गुरु स्वर हैं। वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर्ण वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। अभिहांतरण पर्यटन के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, औष्म या संघर्षी व्यंजन। अब हम देखते हैं बाह्य पर्यटन के आधार पर व्यंजन के 4 भेद हैं, घोष वर्ण, आघोष वर्ण, महाप्राण, अल्प प्राण। आघोष
का और खा यानी कि पहला दूसरा आघोष में आता है। सा घोष या घोष में गा घा उ यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ड आता है। अल्प प्राण में का गा और उवा पहला तीसरा और पांचवा, और महाप्राण में खा और घा यानी कि दूसरा और चौथा आता है। अब उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण को देखते हैं। कंठ है, कंठ में आ का खा गा घा अंगा और हा। तलवे में ई चा वर्ग और अंतोसिया आता है। मूर्धन्य में रे टा वर्ग और रा ला और पेट पटा सा का प्रयोग होता है। दंत में ता वर्ग का प्रयोग होता है और सा का भी प्रयोग होता है। होष्ठ्य में उ और पा वर्ग का प्रयोग होता है। वत्सर्य यानी दंत मूल में ना सा रा ला का प्रयोग होता है। हिंदी में उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशजा, चौथा विदेशजा। संकर शब्द 2 भाषाओं के मेल से उत्पन्न शब्द जैसे थानेदार, हिंदी प्लस फारसी। अब हम देखते हैं निर्माण की दृष्टि से शब्द के 3 भेद। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। हिंदी भाषा में शब्द का निर्माण हेतु समानता 4 युक्तियाँ मानी गई है। 4 युक्तियाँ हैं। उपसर्ग शब्द के पूर्व में जोड़ने वाले, उदाहरण के लिए अध, कच्चा, निडर में नी उपसर्ग है। भर पेट में भर उपसर्ग है। आजान में आ उपसर्ग है। दूसरा है प्रत्यय या परिसर्ग शब्द के अंत में लगते हैं। उदाहरण के लिए बुढ़ापा पा प्रत्यय है। बचपन में पन प्रत्यय है। प्यास में आ प्रत्यय है। संधि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अब हम समास को देखते हैं। समास 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से नए शब्द का निर्माण होते हैं, उसे समास कहते हैं। अब हम समास के मुख्य 4 भेद होते हैं, उसे देखते हैं। अव्ययी भाव समास, पहला पद प्रधान, उत्तर पद गौण होते हैं, जैसे यथाविधि, यथाशक्ति, प्रतिवर्ष। तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान होते हैं, जैसे विद्यालय। तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। तत्पुरुष समास के 2 भेद। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाचक, जैसे सतसाई, चौराहा। दूसरा है कर्मधारय समास, पहला पद विशेषण, दूसरा विशेष्य, जैसे पीताम्बर, नीलकमल, नील गाय। अब हम द्वंद्व समास को देखते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जैसे माता पिता, जीव जंतु। बहुब्रीहि समास, कोई अन्य तीसरा पद प्रधान हो, जैसे नीलकंठ अर्थात भगवान शिव, नवोदर अर्थात गणेश जी। हिंदी की रूप रचना, संज्ञा के मुख्य 3 भेद है। संज्ञा के मुख्य 3 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को बोध कराने वाले को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, श्याम, लखनऊ, ब्रह्मपुत्र आदि। जातिवाचक संज्ञा, किसी वर्ग विशेष का बोध हो, जैसे मनुष्य, पक्षी, पशु, तेल, सेना, विद्यार्थी। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक, जिस शब्द से व्यक्ति के वस्तु, स्वभाव, गुण का पता चले, जैसे प्रेम, घृणा, मानवता, अमूर्त। सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके उदाहरण मैं, तू, वह। दूसरा निजवाचक सर्वनाम, उदाहरण अपना। तीसरा नीचवाचक सर्वनाम, इसका उदाहरण यही, यही, वही, वही। चौथा अनीचवाचक सर्वनाम, कोई, कहीं, कभी। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कहाँ। छठा है संबंधवाचक सर्वनाम, जो, वह। अब हम देखते हैं विशेषण। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, जैसे काला, लंबा, मोटा। समानता 4 प्रकार के विशेषण स्वीकृत हैं। पहला है गुणवाचक, संज्ञा के गुणों का बोध कराने वाले विशेषण को गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे मोटा, पतला, बुरा, काला आदि।
सर्वनामिक विशेषण जो अपने सर्वनामिक रूप में ही संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जैसे अपनी, दुनिया में रहो, अपनी, यहाँ पे सर्वनामिक विशेषण है। परिणाम बोधक विशेषण जब विशेष रूप से कोई द्रव्यवाचक संज्ञा हो, जैसे 1 मीटर कपड़ा धो, या परिणाम बोधक विशेषण है। अब हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण विशेष्य के रूप में कोई जातिवाचक संज्ञा हो, जैसे 20 राक्षस आए थे। कारक व्यवस्था वह संरचना जिसमें कोई संज्ञा पद या सर्वनाम पद किसी वाक्य में निश्चित संबंध में युक्त अर्थ ग्रहण करता हो। अब हम हिंदी में 8 कारक और उनके परिसर्गों का सामान्य परिचय इन पंक्तियों में विदित होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलगा अधिकरण में पर संबंध का की के संबोधन हे अरे हो। अवर यूजीसी नेट 2025 दिसंबर वाले में कारक को ही सीरियल वाइज सजाने के लिए क्रम से दे दिया था, जैसे पहला में कर्ता, दूसरा में कर्म, तीसरा में करण, इस तरह से सजाने को दिया था। इसलिए यह क्लास अति महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं हम। वाक्य संरचना। भारतीय भाषा विज्ञान में सार्थक वाक्य का निर्माण 3 शर्तों में मानी गई है: आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि। संरचना की दृष्टि से वाक्य का वर्गीकरण है सरल वाक्य। इसमें एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, जैसे श्याम लंबा है। संयुक्त वाक्य। सामान्य अधिकरण संबंध पर आधारित वाक्य समुच्चय वाक्य, जैसे पिछले के दिनों में तेज हवा चल रही है, जिसके कारण मौसम ठंडा हो गया है। मिश्र वाक्य एक उपवाक्य के आधार तथा शेष उस पर निर्भर होने के कारण आश्रित उपवाक्य कहलाते हैं। चलिए, जैसे श्याम के पास आकर राम ने बताया कि कल होली है। अब हम देखते हैं हिंदी भाषा प्रयोग के विभिन्न रूप। राष्ट्रभाषा वह भाषा जिसे उस देश के विभिन्न हिस्सों के अधिकांश जनसंख्या बोलती हो और उस भाषा के साथ लोगों का सांस्कृतिक और भावनात्मक जुड़ाव हो। प्रमुख तथ्य 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अकबर के समय से लेकर आगे 3 शताब्दियों तक फारसी राजभाषा रही। कांग्रेस के 1925 के कानपुर अधिवेशन में यह तय हुआ कि कांग्रेस सभी कार्यों में प्रादेशिक और हिंदी भाषा का प्रयोग करे। सरदार पटेल ने 1936 ईस्वी में हिंदी वर्ग का आरंभ किया और काठियावाड़ राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का संस्था स्थापित किया। हिंदी अखिल भारत की राष्ट्रभाषा बनने योग्य है। हिंदी अखिल भारत की राष्ट्रभाषा बनने योग्य है, केशव चंद्र सेन का कथन है। भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी को ही राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, नेहरू जी का कथन है। हिंदी को ऊंची से ऊंची शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, डॉक्टर आम्बेडकर जी का कथन है। राष्ट्रभाषा हिंदी संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तक तथा न्यायिक क्रियाकलापों के लिए भी स्वीकृत भाषा है। 1955 में राष्ट्रपति ने संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बाला साहेब गंगाधर खेल की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग की स्थापना की। राजभाषा आयोग 1955 के सुझाव का परीक्षण करने के दायित्व संसद की राजभाषा समिति को सौंपा गया, जिसने 1959 में अपने सुझाव दिए, जिनमें प्रमुख सुझाव इस प्रकार है। पहला, जब तक कर्मचारी हिंदी का कार्य साधक
ज्ञान न प्राप्त कर ले तब तक वे अंग्रेजी में कार्य करते रहे। दूसरा, 1965 के बाद हिंदी प्रधान भाषा हो जाएगा। अब हम तीसरा देखते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णयों, आदेशों आदि को अंग्रेजी में ही रहना चाहिए। राजभाषा अधिनियम 1963 प्रावधान निम्नवत है। पहला, 26 जनवरी 1965 के बाद भी हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत चलता रहेगा। दूसरा, उच्च न्यायालय के निर्णयों में हिंदी या किसी राज्य स्तरीय राजभाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। तीसरा पॉइंट देखते हैं। संघ के संकल्पों, अधिसूचनाओं, विज्ञापनों आदि दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी करना अनिवार्य होगा। अब हम देखते हैं राजभाषा अधिनियम 1976। राजभाषा विभाग ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए 12 नियम निर्धारित किए, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। पहला, केंद्र सरकार के कार्यकलापों को 3 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, जिनकी पहली भाषा हिंदी हो। ख वर्ग, हिंदी समझी जाती लेकिन पहली भाषा नहीं है। ग वर्ग में शेष सभी राज्य। दूसरा पॉइंट, हिंदी में कहीं से प्राप्त पत्र का उत्तर हिंदी में ही देना होगा। अब हम तीसरा पॉइंट को देखते हैं। केंद्र सरकार के सभी फॉर्म, नामपत्र, सूचना पत्र, पत्रशीर्ष, मोहरे आदि हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। भारत सरकार ने 3 मंत्रालय राजभाषा संबंधी कार्यों में संलग्न है। गृह मंत्रालय, विधि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। संपर्क भाषा, ऐसी भाषा जो 2 विभिन्न भाषा क्षेत्रों के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करे। स्वाभाविक रूप से हिंदी को भारत की संपर्क भाषा स्वीकार किया जाता है। अब हम हिंदी की संवैधानिक स्थिति को देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है। इन भाग में 4 अध्याय है, जो अनुच्छेद 343 से 51 के अंतर्गत इसे मुंशी अयंगर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 120(1) संसद में कार्य अंग्रेजी या हिंदी में जाएगा। दूसरा देखते हैं। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो यह अंग्रेजी में शब्दों का उससे लोप कर दिया गया हो। अनुच्छेद 210 राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की राजभाषा या राज्य भाषाओं में या हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 संविधान के आरंभ के 5 वर्षों बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार का सुझाव देगा। अनुच्छेद 345 किसी राज्य के विधानमंडल में विधि द्वारा वहाँ की राजभाषा या अन्य भाषा को या हिंदी को शासकीय प्रयोजन के लिए स्वीकार कर सकेगा। अनुच्छेद 346 संघ द्वारा निर्धारित भाषा 2 राज्य के मध्य पत्राचार की भाषा होगी। अनुच्छेद 348 जब तक संसद विधि द्वारा कोई और उपबंध न करे तब तक उच्चतम और उच्च न्यायालय की सभी कार्रवाइयाँ अंग्रेजी में ही होंगी। अनुच्छेद 350 भाषाई अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अल्पसंख्यक बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिए जाने की पर्याप्त सुविधा सुनिश्चित की जाए। अनुच्छेद 351 संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए और उसका विकास करे। देखते हैं पहला चित्रलिपि। यहाँ पे भाषा का विकास किस तरह से हुआ उसे दिया गया। चित्रलिपि पहला। दूसरा प्रतीक लिपि। तीसरा भावलिपि। चौथा ध्वनि लिपि। परीक्षा में आपको क्रम वाइज सजाने के लिए दे दिया जाएगा। और ध्वनि लिपि को 2 खंड अक्षरात्मक लिपि और वर्णात्मक ध्वनि लिपि में बांटा गया।
उपयुक्त चित्र में लिपि विकास की मुख्य अवस्थाएं दिखाई गई है। लिपि वर्ण जिस रूप में लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की विशेषता को देखते हैं। देवनागरी लिपि की विशेषता, मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप सबसे पहले यूरोप में बने। चार्ल्स विल्किंस और पंचानन को भारत का नागरिक टाइप बनाने का श्रेय दिया जाता है। इसके ध्वनि चिन्ह संस्कृत व्याकरण के अनुसार वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार वर्गीकृत है कि एक स्थान विशेष से उच्चारित होने वाले अक्षर एक ही वर्ग में सम्मिलित है। अक्षर के क्रम की वैज्ञानिकता से संबंधित देवनागरी की यह विशेषता भी उल्लेखनीय है कि इसमें पहले क्रम अनुसार स्वर रखे गए हैं। अक्षर के नाम तथा इनके लिखित एवं उच्चारित रूप में भिन्नता नहीं है। इस लिपि की उल्लेखनीय विशेषता मात्रा व्यवस्था है। मात्रा व्यवस्था है। देवनागरी लिपि में हर अक्षर शिरोरेखा युक्त है। देवनागरी लिपि में एक वर्ण से एक ही ध्वनि संकेतित होती है। देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, राहुल संस्कृतियान का कथन है। अति महत्वपूर्ण यह पॉइंट है। मित्रों, यूजीसी नेट इकाई 1 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वह सभी आज की क्लास में हम समाप्त कर दिए। यूजीसी नेट इकाई 1 से 2 या 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। कमेंट में हरिओम अवश्य लिखिएगा। हरिओम।